बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, लॉकडाउन के इस पीरियड में आपकी पढ़ाई में जो व्यवधान आया है उससे आपको काफ़ी नुकसान हुआ है और अब आपके पेपर जो है फिक्स हो गया है। 29 तारीख को है, 29 जून को है। तो कुछ बच्चों को चिंता हो रही है कि अब क्या होगा, आप कैसे पास होंगे, अब हम पहले की पढ़ाई को भूल गए। तो बच्चों, ऐसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो हमारे अच्छे स्टूडेंट हैं वो तो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, उनकी तो हम नहीं भी बताएं तो भी 100% नंबर आएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जैसा कि प्रतिवर्ष आते हैं, और ये आपको पता ही है, मैं पिछले 20 वर्षों से 10वीं बोर्ड मैथ्स की क्लासेज पढ़ा रहा हूँ। और आप सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष एक ही स्कूल से यानी 40 बच्चों में से कम 8 या 10 बच्चों के पूरे 100% नंबर आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है। 20 साल में हमें ये अनुभव हो जाता है, हो गया है कि अब की बार कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा आ सकता है। तो बच्चों, इस आपकी लॉकडाउन के दौरान जो पढ़ाई का रुकावट हुई है उसकी चिंता करते हुए, क्योंकि मैं आपको मतलब क्लास तो पढ़ा नहीं सकता, तो मैंने आपके लिए ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्था की है और कुछ पेपर्स तैयार किए हैं। गत वर्षों को ध्यान में रखते हुए, गत वर्षों में कौन से प्रश्न आए थे उनको ध्यान में रखते हुए कि अब कौन से आ सकते हैं, उनको तैयार किया है। और उन पेपरों को अगर आप ढंग से उनको समझें और उनको मतलब तैयारी करें तो आप आराम से, जो बच्चे कमजोर हैं उनकी गारंटी लेता हूँ वे निश्चित रूप से पास हो जाएंगे। यानी इतने सरल सिस्टम हम आपको बताएंगे, आप मतलब कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी पास होने में। और जो बच्चे होशियार हैं उनकी परसेंटेज बढ़ेगी। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करते हैं एक पहले पेपर से अपने से, और आगे चल के हम अगली क्लासों में और पेपर पढ़ेंगे, कम से कम 5 पढ़ेंगे। अगर आपकी मांग रहती है तो हम और भी आपको पेपर बना सकते हैं, और वो आपकी क्लास में क्या रेस्पॉन्स रहता है उसको देखकर हम आगे निर्णय लेंगे। तो सबसे पहले आज शुरू करते हैं, जो मैंने 2-3 घंटे बड़ी मेहनत करके आपके लिए एक पेपर तैयार किया है। उसमें से काफ़ी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और आगे भी मैं पेपर बनाऊंगा और उन सभी को क्रम वाइज वीडियो को देखते हुए, यानी एक बार में समझ में नहीं आता है, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, और फिर भी कोई बात यदि तुम्हें समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके हमें बताएं। उस चीज को हम और बारीकी से और ध्यान से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं 10th बोर्ड मैथ्स पेपर। ये आपको बताइए 80 नंबर का आपका पेपर आएगा, और नमूना पेपर है ये। और सभी बच्चे पेन और कापी लेकर संग बैठे और उनको नोट करते चलें। बाद में आप उनको रिवाइज करके तैयार करें। जैसा कि आप सभी को पता, 80 नंबर का पेपर आएगा, यानी मार्क उस पेपर के होंगे 80। और पेपर जो होता है उसकी 4 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट जो ए होता है उसमें 10 प्रश्न 1-1 अंक के आते हैं, और पार्ट बी में 2-2 अंक के 5 प्रश्न आते हैं, और पार्ट सी में 3-3 अंक के आते हैं, और पार्ट डी में 6-6 अंक के प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, जो घबरा रहे हैं यानी हमें पास होंगे या नहीं होंगे, उनके लिए देखो मैं बता देता हूँ कि 10 प्रश्न जो होते हैं वे इतने सरल होते हैं
कुछ प्रश्न तो हम आपको फिक्स करा देंगे कि ये प्रश्न आएंगे। तो 10 प्रश्न में से 5 या 7 प्रश्न तो कमजोर से कमजोर भी बालक आराम से कर लेगा, और कुछ प्रश्न 6 अंक वाले फिक्स होते हैं, उनको ढंग से तैयारी कर लो तो पास तो बड़े आसानी से इजीली तरीके से हो जाओगे। तो आज का पेपर देखो हमने जो बनाया उसकी शुरुआत करते हैं। पार्ट ए, पार्ट ए, भाग ए, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इसमें 10 प्रश्न आते हैं और 5 पेपरों में ये 50 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो 50 प्रश्नों में से मतलब जो 10 प्रश्न आपके आएंगे, 1 या 2 प्रश्न ही अलग हो सकते, बाकी सभी 8 तो गारंटी से आपके बोर्ड के पेपर में इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न हम लेते हैं वैदिक गणित से। शुरू करते हैं आज की क्लास पहले प्रश्न से। a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस v इंटू एक्स माइनस 1 बराबर c इंटू एक्स माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। ये वैदिक गणित से है, और वैदिक गणित के अंतर्गत एक सूत्र आता है शून्यम साम्य समुच्चय, तो उससे इस सवाल को किया जाएगा। उसके कई अनुप्रयोग है, कई नियम हैं, लेकिन तुम्हें इस वर्ष सिर्फ 2 ही नियम याद रखने हैं। नियम तो उसके 6 हैं, लेकिन 2 ही याद रखने हैं, क्योंकि गत वर्ष यानी पिछले वर्ष जो आया उसको छोड़ दीजिए। इस वर्ष जो आ सकता है 1 नंबर में, वो इस सिस्टम से आएगा, या फिर एक सिस्टम और है, उसको मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तो ये देखिए कुछ भी नहीं है सवाल को करने में। इसमें x का मान पूछ रहा है, x का मान ज्ञात करो। सभी प्रश्न को नोट करें कि a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस v इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स बराबर c इंटू एक्स माइनस 1 प्लस d इंटू एक्स माइनस 1। देखने में देखो कठिन लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, देख के ही सवाल हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो इसका सॉल्यूशन। x माइनस 1 देखो इन सभी में है, यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर x माइनस 1 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 4 इसमें पद है, चारों पदों में x माइनस 1 है, तो इसके बराबर में क्या रख देते हैं 0, और 1 का फिर पक्षांतरण कर दो। इस 1 का माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो मौखिक हो रहा है, ये अगर आप लिख के आ जाओगे तो आपका 1 अंक पूरा हो गया। तो यहाँ पर जो नियम लगा वो नियम क्या है, शून्यम साम्य समुच्चय का नियम है कि यदि समीकरण के प्रत्येक पद में x सर्वनिष्ठ हो, यदि समीकरण के प्रत्येक पद में क्या हो, x सर्वनिष्ठ हो, तो क्या होता है नियम, x बराबर 0 होता है उसका मान। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है x माइनस 1 सर्वनिष्ठ है। यहाँ पे सर्वनिष्ठ का मतलब होता है सभी में स्थित, सर्व मतलब सभी निष्ठ, स्थित जो सभी में होता है वो सर्वनिष्ठ होता है। तो ये पहले प्रश्न का सॉल्यूशन आराम से समझ गए होंगे कि x माइनस 1 बराबर हमने 0 रख दिया, क्योंकि नियम है अगर x सर्वनिष्ठ है तो x बराबर 0। अब देखिए इसमें चेंज क्या कर सकता है, संख्या चेंज हो सकती है। सवाल जहाँ से यहाँ तक ऐसा ही आएगा, वो कह सकता है इसकी जगह x प्लस 2 रख दे, सभी में x प्लस 2 आपको मिल जाए, तो आप क्या करोगे, x प्लस 2 बराबर 0 रख के 2 का पक्षांतरण करोगे, x बराबर माइनस 2 उत्तर आ जाएगा। समझ गए ना। और यदि माइनस में आता है कि x माइनस 3, तो x बराबर 3 हो जाएगा, यानी प्लस का हो जाएगा। प्लस की संख्या आती है तो माइनस की हो जाएगी, यानी पक्षांतरण कर देना है, बहुत आसान है। ठीक है, आराम समझ गए। दूसरा प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, यानी आपको अच्छी तरह समझाऊंगा एक एक प्रश्न को। अगर आपकी समझ में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके साथी जितने भी हैं उन सभी से कहें कि गुरुजी पेपर कराने लग गए हैं, उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं, और
लाइक जरूर करें, अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। आगे देखिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो मुझे भी ये लगेगा कि बच्चे पढ़ रहे हैं और मुझे अच्छा लगेगा, और मैं आपको और अच्छे से अच्छी तैयारी कराऊंगा और बढ़िया से बढ़िया प्रश्न आपके लिए निकाल के लाऊंगा जो आपकी सफलता में सही साबित होंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 लेते हैं 37 गुणा 9999। ये गुणा करना है। सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण। एक सवाल, 2 सवाल आते हैं मैथ में एक नंबर वाले। एक तो इस टाइप का आएगा, एक न्यूनेन पूर्वेण या एकाधिकेन पूर्वेण का आ सकता है। एकाधिकेन पूर्वेण का गत वर्ष आया था, तो इस वर्ष इस टाइप का सवाल आने की संभावना है। न्यूनेन पूर्वेण ये भी बहुत आसान है। इसको करने का तरीका सीखो, कैसे करते हैं। एक न्यूनेन पूर्वेण यानी एक संख्या तो ऐसी होती है जिसमें 9 के अंक होते हैं, और एक संख्या ऐसी होती है जिसमें ऐसे अंक होते हैं जिसमें 9 के नहीं है। तो देखो हमें क्या करना होता है, 37 में से एक कम करेंगे, एक न्यूनेन का मतलब एक कम कर देंगे, और इधर की संख्या जो ऑब्लिक लगा के लिखेंगे 9999। इसमें से हमें 36 लेस करना है। ये 36 कहां से आया, इधर का, यानी वाम पक्ष इधर एक घटा के जो बचेगा उसको इधर से घटा देना। तो यहाँ से देखिए हो गया हमारा 36, और यहाँ से जो वैल्यू प्राप्त हुई 9 में से 6 घटाइए 3, 9 में से 3 घटाओ 6 और 9। इधर जो बचेगा उसको इधर की संख्या में मिला के लिख दो, आंसर आ गया। तो इसको भी करना देखो कितना आसान है। इधर की संख्या का एक कम करना है, और 9 के अंक वाली जो संख्या उसमें से इधर का ये मान घटा देना, आपका एक अंक यहाँ से पक्का हो जाएगा। तीसरा प्रश्न लेते हैं, देखिए नोट करें प्रश्न। दो संख्याओं को, बहुत अच्छा प्रश्न है, m बराबर PQ3 तथा n बराबर P3Q² के रूप में लिखा जाए तो m n का HCF, m, n का HCF जानते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये पूछा जा रहा आ सकता है इस वर्ष। बिल्कुल सोच समझ के ये सवाल मैंने लिखा है, ध्यान से समझिए। यानी दो संख्या m बराबर PQ3 n बराबर P3Q², इनका m और n का क्या पूछ रहा है, HCF। और देखिए इसको करना बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। देखिए इसका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे निकालेंगे, m के मान में p है और n के मान में भी p है, यहाँ पे p। तो HCF में आपको पता होगा कि जो ओवेनिस्ट मान लिया जाता है, बड़े से बड़ा ओवेनिस्ट जो वैल्यू होती है वो HCF होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बड़े से बड़ा सार्व गुणनखंड जो होता है वो HCF होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, p और यहाँ पे P3। तो p और P3 में जो छोटी घात है उसको लेंगे, p ले लिया। अब यहाँ पे Q3 है और यहाँ Q² है, तो हमें लेना है Q²। आंसर आ गया हमारा PQ²। समझ में आया ना। यानी एक तो हमारे पास PQ3 है, दोबारा समझे, एक है P3Q²। इसमें से और इसमें से हमें क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए यहाँ देखिए P और यहाँ है P3। तो इनमें P की एक घात है, यहाँ पे P की 3 घात है, तो हमें लेना है कम घात का। तो यहाँ से ले लिया हमने P, और Q3 और Q² में से Q² ले लिया, तो इसका HCF निकल के आ जाता है PQ²। अगर हमसे LCM पूछा जाता है तो उसमें बड़ी घातें ली जाती हैं और HCF में छोटी घातें। ये जरूर ध्यान रखना है कि जो भी मान हम ले रहे हैं वो दोनों में होना चाहिए, ओवेनिस्ट होना चाहिए।
आगे देखिए, तो आशा करता हूं सभी बच्चे आराम से समझ रहे होंगे, और यदि किसी को दिक्कत रहती है तो वो कमेंट करके और पूछ सकता है। अगला सवाल लेते हैं। देखिए, हमने तैयार किया आपके लिए चौथा क्वेश्चन। 10 स्क्वायर 30 माइनस सेक स्क्वायर 30 का मान पूछा गया है। एक अंक का त्रिकोणमिति से है। तो देखिए, वैसे तो इसका जो आंसर है ना -1, सिर्फ देखकर ही इसका आंसर लिख सकते हो। कैसे? एक तरीका ये है कि इनकी वैल्यू रख के भी ज्ञात कर सकते हो। देखिए बच्चों, एक सूत्र है हमारा सर्वसम का है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। बहुत आसान है। अब इसमें से इस स्थिति को यदि बनाए tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर माइनस का है तो ये इधर पक्षांतरण होके आएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो इधर से एक इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा यदि है तो उसका आंसर होता है -1। संख्या यहाँ पर कुछ भी हो, 30 40 कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। वैसे भी इनकी वैल्यू रख के अगर निकालोगे तो -1 आएगा, लेकिन वो सर्वसमका के हिसाब से आपको याद रखना है कि tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर यदि आता है तो -1, और यदि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आता है तो वो 1 आएगा। tan स्क्वायर को इधर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये ध्यान रखना, वो -1 कब आवे? जब tan स्क्वायर पहले हो sec स्क्वायर घट रहा है। इस सूत्र में पक्षांतरण करके देख लो, और अगर sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है तो 1 आता है। अब यहाँ पर थीटा की जगह इनमें संख्या हो कुछ भी तो वैल्यू वही आएगी -1 और +1। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 लेते हैं। तो देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन है tan 39, ये भी त्रिकोणमिति से, माइनस cot 51 डिग्री का मान ज्ञात करो। त्रिकोणमिति से भी आपके सामने 2 प्रश्न आएंगे, एक अंक वाले। तो ये देखो किस पर आधारित है? पूरक जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं उस पर आधारित है। कैसे पता लगाना है? तो मैं इनके साथ में जो संख्या है इनका टोटल करके देखिए, 39 और 51, 90 बैठना चाहिए 0। यदि 2 संख्याओं का योग, 2 कोणों का योग 90 होता है तो वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। अब इसका मान कैसे ज्ञात करते हैं? इसका मान इस तरह ज्ञात करेंगे कि इनमें से एक त्रिकोणमिति अनुपात को चेंज करते हैं, इसके कोण को। tan 39 है, इसकी जगह 90 माइनस 51 लिखेंगे। 39 की जो पूरक संख्या है उसको 90 में से घटाएंगे। अगर हमें ये बदलना है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, 51 को हटा के लिखेंगे 90 माइनस 39। इसको ऐसा का ऐसा ही रखेंगे cot 51। अब देखिए हमारा सूत्र है tan 90 थीटा बराबर होता है क्या? cot थीटा। तो ये हो जाएगा cot 51 माइनस cot 51। अब देखो ये इसमें से इसको घटाएंगे, 1 से मान है तो क्या आएगा? 0। तो याद रखें कि tan और cot जो पूरक त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, tan cot होता है, sin cos होता है, जोड़ा याद रखें, sec और cosec। अगर बीच में माइनस है तो सभी प्रश्न का उत्तर 1 आएगा। संख्या चाहे कुछ भी हो, अगर बटे में है तो 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु पथ से। यह आपको याद रखना, बहुत आसान प्रश्न है और इस पर आने की पूरी संभावना है। एक प्रश्न बिंदु पथ का आता है तो इसमें प्रश्न नोट करें, घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ ज्ञात करो। घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पथ ज्ञात करो। तो ये आपको याद रखना है, क्या आंसर होता है? वृत्त का चाप। कैसे होता है? जो पेंडुलम घड़ी होती है उसका ये पेंडुलम जो गति करता है जो इस तरह हिलता है,
तो इधर इनके यहाँ तक, फिर इधर यहाँ तक, यानी ये जो आकृति बन के आती है, इस आकृति को कहते हैं वृत्त का चाप। क्योंकि जो वृत्त होता है, वृत्त में से कुछ हिस्सा लेने पर्दे में से, तो ये जो अलग होता है क्या होता है, चाप। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इस पर पूरी संभावना आने की। पेंडुलम वाला सभी बच्चे आराम से याद रख सकते हैं। पेंडुलम के इस रेखा बिंदु पर क्या होता है, वृत्त का एक चाप। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, तो बच्चों पूरे जोश के साथ तैयारी में लग जाओ, और मैं भी आपके साथ पूरे जोश से आपको तैयारी करा रहा हूं। और आपको मतलब जैसा कि हर वर्ष हमारे नंबर आते हैं बच्चों के 100 100 100, ऐसे ही अब की बार भी आने चाहिए। अब की बार क्या है, लॉकडाउन लग गया है तो इससे थोड़ा व्यवधान हो गया है, तो व्यवधान को पूरा करने के लिए आपको ये व्यवस्था की गई है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। एक बिंदु, प्रश्न नोट करते चलें, एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। वृत्त पर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि वृत्त के केंद्र से दूरी 13 सेमी और त्रिज्या 5। जबकि बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 13 सेंटीमीटर व वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। ये प्रश्न, इसको भी करने में कुछ नहीं, याद करो कौन सी प्रश्नावली से, कौन से चैप्टर से। 13 नंबर का जो चैप्टर है हमारा वृत्त की स्पर्श रेखाएं और छेदक रेखा, उससे ये सवाल है। 1 नंबर का एक वहां से आएगा। तो यहाँ पे पूछी गई है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई। तो वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई या वृत्त की त्रिज्या भी पूछी जा सकती है। तो देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई निकालना, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे, इस पर एक भार बिंदु ले लेंगे, मान के चलिए ये ले लिया P। यहाँ से इस वृत्त पर खींचते हैं स्पर्श रेखा, P ये स्पर्श रेखा हो गई। अब देखो ये इसका है क्या, केंद्र, मध्य में जो होता है केंद्र होता है। P बिंदु को इससे मिलाएंगे, PO क्या हो गई, केंद्र से बिंदु की दूरी, जो कि कितनी दे रखी है, 13 सेमी। इधर ये स्पर्श बिंदु है, इसको मिला देते हैं, ये यहाँ में दे रखा है 5 सेमी का। अब देखो हमसे पूछ कौन सी हो जा रहा हो, इसको ये वाली स्पर्श रेखा PA, इसकी लंबाई यहाँ से पूछी जा रही है। तो देखो बच्चों आपको याद होगा कि यहाँ पर जो कोण बनेगा A बिंदु पर 90 डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, याद करो, क्योंकि वृत्त का एक नियम है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। देखो ये स्पर्श रेखा है, यहाँ से त्रिज्या खींची है, तो ये निश्चित है इस पर क्या होगी, लंब होगी। लंब होगी तो 90 का कोण बनेगा। तो सीधा मतलब ये कर्ण भुजा होती है, ये लंब या आधार। आधार निकालना है तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। ये अगर तुम्हें पता है तो मौखिक हो जाता, 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 169 माइनस 25, 144, 12। देखो अब इसको कर देता हूँ, यानी PA स्क्वायर बराबर निकालोगे तो OP स्क्वायर में से OA स्क्वायर घटाना है, यानी 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 169 माइनस 25, 144, और फिर इसका वर्गमूल ले लीजिए, क्योंकि ये PA स्क्वायर का मान है। तो PA आ जाएगा 144 का अंडर रूट करोगे 12 सेमी। अगर त्रिज्या पूछी जाती है तब भी यही काम करोगे, यानी कर्ण के वर्ग में से इसका वर्ग घटा देना। ये मान चलो ये 12 दे रखी होती है और इसको पूछता तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग,
यानी 169 माइनस 144, 25 बचते तो ये 5 आ जाती। ठीक है, यानी त्रिज्या पूछेगा या स्पर्श रेखा की लंबाई पूछेगा, इन दोनों में से ही एक चीज पूछी जाएगी, तो वो घटाना है तुम्हें। और कुछ भी याद नहीं रहे, स्पर्श रेखा की लंबाई पूछे या त्रिज्या पूछे तो इतना याद रखो कि बड़ी संख्या लो और वहां को वर्ग करो, और वहां में से छोटी संख्या के वर्ग घटा दो, और जो संख्या बचे वह को उसका वर्गमूल ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखें, प्रायिकता से है अगला प्रश्न। अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। अच्छी प्रकार से एक गड्डी, ताश की गड्डी है, उसको फेंटा जाता है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उसके बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। प्रश्नों को नोट करते जरूर चलना है। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी, ताश की गड्डी पर आधारित सवाल हमने आपको क्लास में खूब कराए हैं, बिल्कुल आसान है, मौखिक हो जाते हैं। कैसे करना है? प्रायिकता का सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटे प्रयोग के कुल संभव परिणाम। तो इसका आंसर तो देखो सीधे ऐसे लिखेंगे कि हमें ये देखना है कि जो हमारी ताश की गड्डी है उसमें बादशाह के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। बादशाह के पत्ते कितने होते हैं? 4 पत्ते होते हैं, यानी सभी पत्ते 4-4 होते हैं। इक्का भी 4 होते हैं, बेगम भी 4 होती है, और गुलाम भी 4 होते हैं। तो घटना के अनुकूल, यानी जिसकी वो प्रायिकता पूछ रहा है, प्रायिकता किसकी पूछ रहा है? बादशाह होने की। तो हमें ये देखना है कि बादशाह के पत्ते उसमें कितने हैं। तो बादशाह के पत्ते हमारे पास हैं 4 पूरी गड्डी में, और कुल हमारे पास संख्या है 52। अब इसको काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 दिया 12, 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता, तो वही 1/13। गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता, तो वही 1/13। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन। त्रिकोणमिति से है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। देखिए प्रश्न है 10 मीटर, प्रश्न लिख देता हूं, आप भी नोट कर लें। 10 मीटर ऊंची मीनार, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 है। पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। तो त्रिकोणमिति से आता है ये, 1 नंबर का स्टार्ट का प्रश्न भी आता है। तो 10 मीटर ऊंची मीनार, चित्र बनाते हैं इसका।
मीनार को बताने के लिए सभी बच्चों को पता है, एक सीधी ऊर्ध्व रेखा खींचते हैं, इसके ऊपर नोट कर लेते हैं 10। इसके शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु ले लिया हमने, ये ले लिया। अब ये इसका शिखर है, यानी ऊपर का जो बिंदु होता है शिखर। अवनमन कोण ऊपर बनता है, सभी बच्चों को पता है। ऊपर से यानी मीनार के शिखर से इस बिंदु तक एक रेखा आएगी, इसको दृश्य रेखा बोलेंगे। और यहीं से एक रेखा यूं खींचेंगे, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। इनके बीच में जो कोण बनेगा वो कहलाएगा अवनमन कोण। तो ये कोण बता रहा है कितने का, 30 का। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात करो। बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो ये बिंदु की दूरी निकालनी है हमको। ये पता होना चाहिए कि कौन से बिंदु की दूरी, जिस बिंदु से कोण बनना है अवनमन कोण 30, मीनार के शिखर का इस बिंदु से बनना है, तो इस बिंदु की मीनार के आधार से दूरी है। मीनार का आधार है, यहाँ से ये दूरी पूछी जा रही है, ये वाली। तो देखो क्या करते हैं, ये ऊपर 30 का कोण है तो यहाँ 30 का हो जाएगा। तो ये वाली हमें निकालनी है, तो ये वाली भुजा दे रखी है। तो लंब और आधार में सूत्र कौन सा लगता है, सभी को याद होगा, tan थीटा। तो इसको कैसे करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की जगह हम लिखेंगे 30, लंब 10 और आधार है हमारा, ज्ञात करना है। तो tan 30 का मान होता है कितना, 1/√3 और 10/BC। वज्र गुणा करोगे तो BC बराबर 10 और √3 का गुणा होके आएगा 10√3, 10√3। आगे देखिए, एक जो प्रश्न आता है इसमें सभी बच्चों को पता ही है, सड़क सुरक्षा से आता है, रोड सेफ्टी से। और एक प्रश्न आगे आता है रोड सेफ्टी से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों देखिए, इन दिनों गर्मी काफी तेज पड़ रही है और इसमें भी हम आपके लिए मतलब पूरे जी जान लगा के आपके लिए तैयारी करा रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी चैनल पर एक तरह से आग लगा दो। यानी आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में सब्सक्राइब करवाना है, जिससे हम आपको लाइव भी पढ़ा सकते हैं। लाइव अगर पढ़ाएंगे तो और तुम आमने सामने रहोगे और तुम्हें एक एक चीज बारीकी से समझा सकते हैं। तो प्रत्येक बच्चा, जो भी बच्चा इसको देख रहा है, कम से कम 5 बच्चों को ये चैनल सब्सक्राइब करवाएगा। क्योंकि एक स्टेज होती है, उस स्टेज से हम थोड़ा सा दूर हैं और वो स्थिति अगर आ जाती है तो हम लाइव आपको क्लास ले सकते हैं और अच्छी तरह आप पढ़ सकते हैं। तो 10वां प्रश्न ले रहे हैं, 10 मीटर ऊंची मीनार, ये हो गया रोड सेफ्टी से। एक टैक्सी का प्रश्न लिखें, एक टैक्सी का प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए। ये जो सवाल है प्रतिवर्ष आता है टैक्सी वाला, थोड़ा थोड़ा उसमें चेंज होता है। तो इस टाइप का सवाल समझें, एक टैक्सी का प्रथम 1 किलोमीटर का किराया, संख्या चेंज होके आ जाती है लेकिन ये सवाल गत कई वर्षों से आ रहे हैं, इसी टाइप में आ रहा है। एक टैक्सी का प्रथम 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए, 5 की जगह और कुछ आ सकता है, तथा शेष प्रत्येक किलोमीटर का किराया 3 रुपए है। यदि कुल तय दूरी 4 चीजें दी जाएंगी, x तथा कुल किराया y हो, तो इसे समीकरण के रूप में व्यक्त करो। ये प्रश्न देखिए, कुछ बच्चे जो है इसी को गलत करके आते हैं, इससे पहले जो आते हैं वो सरल आते हैं। ज्यादातर बच्चे इसको गलत करके आते हैं, तो इसको अच्छी तरह समझें।
और यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, संख्या बदल के समीकरण के रूप में व्यक्त करना, या किराया भी पूछ सकता है, जो मैं अगले क्लास में आपको समझाऊंगा। तो ध्यान से समझेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए 4 चीजें दे रखी, गौर से देखें। एक तो पहले 1 किलोमीटर का किराया है 5, यानी टैक्सी में कोई व्यक्ति बैठ के यदि जाता है तो उसका किराया 2 तरह का वसूला जाता है। 1 किलोमीटर का पहले 1 किलोमीटर का किराया कुछ ज्यादा है, और उसके बाद में जो किलोमीटर बच जाते हैं उनका किराया कम है, 3 रुपए। अब मान के चलिए कोई व्यक्ति ने 2 किलोमीटर बैठ के जाता है टैक्सी में, तो उसको कितना किराया देना होगा? 5 रुपए तो हो गए पहले किलोमीटर के। अब बचे 1 किलोमीटर, उसके 3 रुपए देने, यानी 8 रुपए किराया हो गया। लेकिन यहाँ पर कुल दूरी x दे रखी है और कुल किराया दे रखा है 22 रुपए। अब इसको समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हम कुल किराया निकालते हैं। कुल किराया कैसे निकालते हैं? दो बार में किराया जुड़ेगा, क्योंकि बाकी 2 रेट है किराए की। तो इसका सॉल्यूशन लेंगे। पहले हमने लिख दिया 5 × 1। 5 × 1 क्यों लिखा? क्योंकि पहले 1 किलोमीटर का किराया 5 रुपए है, फिर प्लस लगाएंगे, क्योंकि बाद में जो किलोमीटर बचेंगे उनका किराया अलग रेट से है। उसमें दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर का शेष प्रत्येक किलोमीटर का किराया है 3 रुपए। तो अब देखो हमारे पास दूरी कितनी दे रखी है? x किलोमीटर अज्ञात है। अब इस कुल दूरी में से 1 किलोमीटर का किराया तो हो गया ये, अब दूरी रह गई x - 1, तो कुल दूरी में से 1 कम करेंगे और फिर इसमें 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि शेष दूरी का प्रति किलोमीटर किराया है 3 रुपए। और ये किराया और ये किराया बराबर हो जाएगा कुल किराया, और कुल किराया इसमें दे रखा है 22। तो 5 + 3x - 3 बराबर 22। तो ये हो जाएगा 5 में से 3 घटा दो, 2 + 3x बराबर 22। ये अगर आप लिख के आओगे तो हो जाएगा। इस प्रश्न को अब थोड़ा यूं बदल सकता है कि एक टैक्सी का पहले 2 किलोमीटर का किराया 10 रुपए है या 12 रुपए है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 12 × 2 करोगे और फिर कुल दूरी जो दे रखी है उसमें से 2 घटाना होगा, क्योंकि 2 किलोमीटर का यहाँ हो जाता है, और शेष दूरी का किराया शेष रेट से कर देंगे बराबर कुल किराया। तो बच्चों देखिए आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा, और ये देखूंगा कि बच्चे सीखने में कितना रुचि ले रहे हैं, और उसी के हिसाब से मैं आगे फिर क्लास आपकी लूँगा और आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी कराऊंगा। तो आज ही मतलब पूरे क्षेत्र में बच्चों आग लगा देनी है आपको, यानी सब्सक्राइबर इतने बढ़ा देने कि मैं आपको लाइव पढ़ा सकूं, और जैसे क्लास में पढ़ाते हैं आमने सामने, यानी आपको लाइव पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और अपनी तैयारी करें। तो रुक जा करो तो नेक नहीं।